आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम वेक्टर स्पेस का टॉपिक लेके फिर से हाजिर हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए, और इसके बाद हमको लगता है एक थ्योरम बचेगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वो लंबा थ्योरम है। तो ये थ्योरम कौन सा है? यह थ्योरम ये है कि ईच सब स्पेस W ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, यानी यदि V भी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, तो उसका प्रत्येक सब स्पेस मैंने डिफाइन किया है किसी वेक्टर स्पेस के लिए कि अगर W सब स्पेस है V के लिए, तो पहली चीज W क्या होगा? V का सबसेट होगा, और इटसेल्फ क्या करेगा? वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक, ऑफ डायमेंशन n, देखिए V का डायमेंशन कितना दे रहा है? n। इसका मतलब V के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n। ठीक, इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी यह भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। कौन? W ओवर फील्ड F, जिसका डायमेंशन क्या होगा? m होगा, माना गया है यहां पे m होगा, और यह m क्या होगा? सदैव n से छोटा होगा या इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वेक्टर सब स्पेस है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से सदैव छोटा होगा या इक्वल होगा। बस इतना ही है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर W क्या है? W सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो W का जो डायमेंशन होगा वो इस V के डायमेंशन से सदैव छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक, और ये भी कह रहा है कि अगर ये V बराबर W हो जाए तो डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ W होगा। यही प्रूव करना है। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा केवल अपना दिमाग आप लगाएंगे, सब क्लियर है। क्या है? पहली चीज, V भी है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। V भी है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F ऑफ डायमेंशन n। V का डायमेंशन हम कितना मान के चल रहे हैं? n, स्मॉल n। और दूसरी चीज क्या है हम कंसीडर कर रहे हैं कि W भी है सब स्पेस ऑफ V। W क्या है? V का सब स्पेस है। अच्छा, एक चीज देखो, यहां लिखा गया है कि एनी सबसेट ऑफ W containing n+1 or more vectors is also a subset of V। W किसका सबसेट है? W सब स्पेस है ना V के लिए, तो W किसका सबसेट हुआ? V का। और अगर W का कोई सबसेट हो, देखिए यहां कहा गया है ना कि W का कोई सबसेट हो जिसमें कितने एलिमेंट हैं? n+1 या इससे ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, n+1 और मोर वेक्टर्स। अगर W का सबसेट है कोई, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट छोड़ दीजिए, अगर W का कोई सबसेट है तो वो अभी तो V का सबसेट होगा। यदि मैं अपने पिताजी के परिवार का हिस्सा हूं और मेरा पुत्र मेरे परिवार का हिस्सा है, तो मेरा पुत्र भी तो मेरे पिताजी के परिवार का हिस्सा है।
वही चीज है यहां कि W क्या है, W सब स्पेस है, V क्या, तो W सबसेट है V क्या। अब W का कोई भी सबसेट होगा तो वह भी तो V का सबसेट होगा। अब उसमें एलिमेंट चाहे जितना हो, ठीक। यहां क्या कहा गया है कि उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी मानी जा रही है, n+1, ठीक। अच्छा, n+1 यहां क्यों माना जा रहा है? क्योंकि V का डायमेंशन n है, यानी V के बेसिस में n एलिमेंट है और बेसिस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जब n+1 एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब कि यह जो W का सबसेट है ये बेसिस नहीं है। बेसिस नहीं है तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्या है ये? लीनियरली डिपेंडेंट है। वही चीज लिखा गया है कि एंड एनी n+1 वेक्टर्स इन V आर लीनियरली डिपेंडेंट। और जब n+1 वेक्टर हो गए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब कि देयरफॉर एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन W कैन कॉन्टेन एट मोस्ट n वेक्टर्स। अब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि W से अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का सेट लें, यानी W से अगर एक हम सबसेट लें जिसके एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं? n। क्योंकि n से ज्यादा हुए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। वही चीज यहां लिखा गया है कि ठीक है कि देयरफॉर एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन W के पास कोई भी ऐसा सेट हो या सबसेट हो जिसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो वह सर्वाधिक कितने एलिमेंट को कंटेन कर सकता है? n एलिमेंट्स को। और n से ज्यादा हुए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब हमने ये कंसीडर किया कि लेट S इक्वल टू α1 α2 αm। यहां याद रखिएगा कि m इज लेस आर इक्वल टू n होगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्लियर हो गया है, n से ऊपर नहीं हो सकता। तो यहां am क्या है? m आपके लिए n से बड़ा नहीं है, ठीक। B ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ B। इसको क्या माना गया है कि यह W का एक सबसेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W का एक सबसेट है जिसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने माना है ऐसा, कंसीडर किया है ऐसा कि लेट S इक्वल टू α1 α2 α3 αm। ये क्या है? एक W का ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहां ये भी लिख दिए हैं विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इससे ज्यादा एलिमेंट्स इसमें नहीं हो सकते लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी m एलिमेंट मैक्सिमम, ठीक। अब ये बताओ, अगर हम ये कह दें कि अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ W, कंसीडर कर लिए कोई एलिमेंट, ये तो सबसेट है ना, AS सबसेट है किसका? W का। ये V का नहीं है, W का है। अब याद रखिए, यस अगर W का सबसेट है तो यस V का भी सबसेट होगा, ठीक। अब यहां याद रखिए, अल्फा हम क्या मान रहे हैं? W का कोई एलिमेंट मान रहे हैं। अब यदि यह अल्फा इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए तो क्या हो जाएगा? LS बराबर W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई LS इक्वल टू W कब होगा? जब W का
कोई भी एलिमेंट इस यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाए। यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है। अगर एल एस बराबर डब्ल्यू हो गया तो यह बेसिस हो जाएगा डब्ल्यू का, हो जाएगा ना। वही हम दिखाना चाहते हैं। अब देखो हमने क्या किया, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी अल्फा एनी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। अब यहां याद रखिएगा, अब एलिमेंट्स की अगर इसको हम अभी यस के साथ ले लें तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m+1। तब वह लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, रह जाएगा नहीं। वही लिखा गया है कि लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू देन m+1 वेक्टर्स α1 α2 α3 αm बिलोंगिंग टू डब्ल्यू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है जो ही इसमें एक भी एलिमेंट हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए। ठीक, अच्छा अब जब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तब क्या होगा भाई, थ्योरम हमने बताया है कि या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज उसका प्रत्येक एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। ठीक, अब यहां पे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब नाउ द सेट एक कंसीडर किए हैं, एक सेट जिसमें यस के सारे एलिमेंट्स के साथ साथ अल्फा को भी इंट्रोड्यूस कर दिए, यही ना। अब देखिए नाउ α1 α2 αm और अल्फा इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, क्योंकि एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई, m+1 हो गई। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, m। हमने क्लियर कर दिया है यहां। ठीक, तो जब m से क्रॉस कर गया या m+1 हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह गया, अब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। Therefore, there exists a vector belonging to it। इसका मतलब यहां अब कोई न कोई एक वेक्टर बिलोंग करेगा इसमें से, जो क्या होगा, जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। देखिए ये लिखा गया है, therefore there exists a vector belonging to it which can be expressed as a linear combination of preceding vectors। कितने एलिमेंट है इसमें, m+1। भाई α1 से लेके αm तक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वह वेक्टर इनमें से तो नहीं होगा। देखिए वो क्या होगा, जो अपने प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, वो α1 से लेके αm तक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वह लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके साथ जो स्केलर लगेगा वो 0 हो जाएगा, तो एक ढंग से देखा जाए तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। ठीक ना, तो क्या होगा तब ये बताओ, जब α1 से लेके αm तक नहीं है तो कौन है वो, जो वही एक ठो बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, अगर हम कह दें कि हमारा क्लास इतने लोग नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक लोगों को छोड़ के बाकी को कह दें ये लोग नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब जो बचा हुआ है वही डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो जब हमने यहां कह दिया कि α1 से लेके αm तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये तो अपने प्रेसिडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं जनरेट होंगे, तो कौन जनरेट होगा, यह अल्फा। वही चीज लिखा गया है यहां, बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडिंग वेक्टर्स के बाद सिंस α1 α2 αm बी लीनियरली इंडिपेंडेंट देयरफॉर इट मस्ट बी अल्फा इटसेल्फ। इसका मतलब वो एलिमेंट कौन हुआ, अल्फा हुआ, जो किससे बनेगा, अपनी प्रीसीडिंग एलिमेंट α1 से लेके αm के लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक ना, क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए यहां पे, दस अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1 α2 αm। अब देखो अल्फा किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ, एस के, यही ना।
यानी W का कोई भी एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, W का अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ W ना, तो W से अगर कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं तो वह किससे जनरेट हो रहा है? यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से। और यस के एलिमेंट्स हैं क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यह यस क्या हुआ? बेसिस हुआ। किसके लिए? W के लिए। पहली चीज तो अगर W के एलिमेंट्स यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब हो गया LS इक्वल टू W। और चूंकि यस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए यस इज बेसिस ऑफ W। और जब यस इज बेसिस ऑफ W, तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा? यस में एलिमेंट्स की संख्या, यही ना। 10 डायमेंशन ऑफ W क्या हो गया? M। और M होगा क्या? N से सदैव छोटा होगा, क्योंकि पहले ही हम बताए हैं कि M जो है वो N से ज्यादा नहीं है। यहां लिख दिया गया है कि N+1 या मोर वेक्टर्स होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो बेसिस फॉर्म ही नहीं करेंगे। तो यहां से क्या चीज क्लियर हो गया कि डायमेंशन ऑफ W जो M है वो सदैव डायमेंशन ऑफ V जो कि N है उससे छोटा होगा या इक्वल होगा। तो पहला थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब आइए सेकंड पार्ट पे कि अगर V बराबर W हो जाए तो डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ W। इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ से प्रूफ होगा, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोथ कंडीशंस। अब आइए देखिए यहां पे कि हम क्या कंसीडर किया, इफ V इक्वल टू W। अगर V बराबर W हो गया तो V के सभी एलिमेंट, W के सभी एलिमेंट कहां हैं? V में है। देन इफ अच्छा, जब याद रखिए V बराबर W है तो V के सभी एलिमेंट W में, W के सभी एलिमेंट V में। तो जो V का बेसिस था वो कहां आ गया? वो भी तो W में आ गया, ठीक। वही लिखा गया है, एवरी बेसिस ऑफ V इज आल्सो ए बेसिस ऑफ W। जो B का बेसिस है वही क्या हो गया? W का बेसिस हो गया, क्योंकि जो भाई V का बेसिस था तो V के लिए वो सबसेट था, और जब दोनों इक्वल हो गए तो वह B का भी सबसेट हो गया, W का भी सबसेट हो गया। तो जब V के लिए बेसिस होगा तो W के लिए भी बेसिस होगा, यही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V का जो भी बेसिस होगा वो किसका बेसिस कहलाएगा? W का बेसिस। और जब वो वही दोनों का बेसिस है, इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ W, क्योंकि बेसिस के में एलिमेंट्स की संख्या को ही क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्ज केस लीजिए कि लेट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, तो क्या होगा? देखो, कन्वर्जली लेट डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू N, यही ना। लेट यस बी ए बेसिस ऑफ W। अगर यस W का बेसिस है तो LS बराबर W होगा, और साथ ही साथ यस कितने एलिमेंट्स को कंटेन करेगा? N एलिमेंट्स, क्योंकि देखो डायमेंशन ऑफ W बराबर N, डायमेंशन ऑफ W बराबर N की मीनिंग क्या हुई कि W के बेसिस में कितने एलिमेंट हैं? N एलिमेंट है, यही। तो जब यस को हमने कह दिया कि W का बेसिस है तो LS इक्वल टू W, और यस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट, और साथ ही साथ यस में कितने एलिमेंट होंगे? N एलिमेंट, क्योंकि यहां क्लियर किया है डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू N। देखो, जब वो कह दिया कि डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू N, इसका मतलब W का जो बेसिस होगा उसमें एलिमेंट्स की संख्या N होगा। तो वही चीज हमने कह दिया, यस बी ए बेसिस ऑफ W। इसका मतलब है कि यस
में कितने एलिमेंट होंगे, n, वही हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखिए, सिंस यस इज आल्सो ए सबसेट ऑफ वी, यस क्या है, वी का भी सबसेट है। ठीक है, सो यस कंटेन्स n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और यस है क्या, बेसिस है, बेसिस है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लिए हुआ है। यही, अब देखो भाई, यस क्या है, बेसिस है ना, इसके एलिमेंट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है। तो और यस क्या है, वी का सबसेट है, साथ ही साथ इसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यस क्या है, यस विल बी द बेसिस ऑफ वी आल्सो। यानी यस क्या हो गया, वी का बेसिस हो गया। और जब वी का बेसिस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एल एस इक्वल टू वी हो गया। ठीक, अब अगर एल एस इक्वल टू वी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो एल एस इक्वल टू वी है, एल एस इक्वल टू डब्ल्यू है, इसका मतलब v इक्वल टू डब्ल्यू। देखो एल एस इक्वल टू डब्ल्यू है, एल एस इक्वल टू वी है, तो डब्ल्यू इक्वल टू, यही थ्योरम था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, तो आज का थ्योरम बस यहीं तक, आज का लेक्चर भी यहीं तक। और आप इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। एक आपको ये जानकारी हम दे दें कि नवरात्र के अष्टमी के दिन से वैदिक गणित पे हमारी एक सीरीज आएगी, जो हर संडे को आपके लिए कंपटीशन में काम देगी या और जगह काम देगी, अपने इष्ट मित्रों में जिनको भी ज़रूरत होगी। हर संडे को एक हमारी वीडियो आएगी वैदिक मैथमेटिक्स पे। धन्यवाद।